एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ एनसीईआरटी और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट के ऊपर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हम लोग इससे पहले इस चैप्टर के 4 पार्ट्स को पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि फ्रांस की क्रांति का क्या महत्व रहा पूरे यूरोप में नेशनलिज्म को लाने में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रांस में एक रूलर था जिसके बारे में से पहले के पार्ट्स में हम लोगों ने डिस्कस किया, नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने सिविल कोड 1804 ने उसने सिविल कोड लॉन्च किया और आफ्टर दैट उसने बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए फ्रांस में। अब 1815 वो इम्पॉर्टेंट डेट है क्योंकि 1815 को यूरोपियन पावर्स ने मिलके नेपोलियन को हरा दिया और वाटरलू के मैदान में नेपोलियन को हराया गया। ब्रिटेन, पर्सिया, ऑस्ट्रिया और रशिया के द्वारा इन 4 पावर्स ने मिलके नेपोलियन को हरा दिया। अब नेपोलियन को हराने के बाद उन्होंने पूरे यूरोप में एक नई व्यवस्था लागू की जिसको बोला जाता है अ न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815। 1815 के बाद में जो नया जो कंजर्वेटिव मतलब जो व्यवस्था आई थी उसको कंजर्वेटिज्म बोला गया। क्यों बोला गया ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि न्यू कंजर्वेटिज्म क्या है। कंजर्वेटिज्म शब्द का मतलब होता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू वर्ड में कंजर्वेटिज्म है क्या, ठीक है। तो कंजर्वेटिज्म अब पॉलिटिकल फ़िलॉसफी है जिसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी जाती है ट्रेडिशन को और जो परंपरागत इंस्टीट्यूशन है, कस्टम है, मतलब जो पुरानी व्यवस्थाएं चल रही थी उन्हें दोबारा फिर से इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसे बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। तो ऐसा ही कुछ व्यवस्थाएं दोबारा नेपोलियन से पहले जैसा लुई 16 के समय पे चलता था या जो पुरानी व्यवस्थाएं थी उन्हें दोबारा फ्रांस में लाया गया 1815 में। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 European governments were driven by a spirit of conservatism। 1815 में नेपोलियन के हारने के बाद जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी उन्होंने दोबारा फिर से फ्रांस में कंजर्वेटिज्म को लाए, दोबारा फिर से सारी पुरानी चीज़ों को उन्होंने लागू किया। कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी। जो कंजर्वेटिव्स थे उनका मानना था कि दोबारा फिर से सारी परंपरागत संस्थानों को, राज्य को, समाज को पूरा फिर से वैसा ही बना दिया जाए जैसे पहले था, लाइक द मोनार्की, द चर्च, सोशल हेरिक्रीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। अब ये जो चीज़ें पहले चलती थी, चर्च चलता था, 3 स्टेट्स थे, मोनार्की थी मीन्स लुई 16 था, तो ये सारी व्यवस्थाएं फिर से कंजर्वेटिव्स चाहते थे। तो मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज। लेकिन बहुत से जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने ये प्रपोज नहीं किया कि दोबारा समाज को प्री रेवोल्यूशनरी के समय में जैसे क्रांति से पहले के जो डेज थे वैसा ही कर दिया जाए। रैदर दे रिलीज्ड फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन, ठीक है, बल्कि वो क्या चाहते थे कि जो नेपोलियन ने परिवर्तन किया था, रिलीज्ड मतलब जो नेपोलियन ने जो चेंजेस किए थे वो सारे चेंजेस हटा दिए जाएं, ठीक है, मतलब वो सारे चेंजेस क्या किए जाएं, उनको हटा दिया जाए। वहाँ उन लोगों का कहना था कि नेपोलियन ने जो भी किया वो सब हट जाए, ठीक है। तो अब आपने देखा कि वो सब ये चाहते थे कि नेपोलियन के द्वारा जो व्यवस्थाएं, जो मॉडर्नाइजेशन हुआ, आधुनिकीकरण हुआ, वो सब हटा दिया जाए, फिर से पुराना ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस आ जाएं। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रांग। उन्हें लगता था कि ऐसा हो जाएगा तो जो स्टेट पावर है वो ज़्यादा प्रभावशाली और मजबूत हो जाएगी। अ मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनामिक इकोनॉमी, द एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम कुड स्ट्रेंथ द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। और एक जो मॉडर्न आर्मी और एक इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, मॉडर्न आर्मी को तो आप सब जानते हैं जो सेनाएं होती हैं, आधुनिक सेनाएं, और इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी जो टर्म है उसका मतलब होता है आपका जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं उनको अफसरशाही, इसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, जो यहाँ पे नया वर्ड लिखा है अफसरशाही। तो जो अफसर्स होते हैं, इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनामिक इकोनॉमी एक गतिशील अर्थव्यवस्था, और जो फ्यूडलिज्म है, सामंतवाद के ख़त्म होने से जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी यूरोप की ये और ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। तो मतलब उनका कहना था कि मॉडर्न आर्मी चल जाएगा, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी भी चल जाएगी, डायनामिक इकोनॉमी, वो सब नया चलता रहे, लेकिन सिर्फ जो नेपोलियन ने चेंजेस किए थे उनको हटा दिया जाए। तो इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर, अब जैसा कि आपको मैंने इससे पहले बताया था कि यूरोपियन पावर के रिप्रेजेंटेटिव कौन थे उस समय, ब्रिटेन, रसिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया, इन्हीं
4 लोगों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। हु हैड कलेक्टिवली डिफ्यूटेड नेपोलियन, तो ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया, इन चारों देशों ने मिलकर नेपोलियन को वाटरलू के मैदान में हराया। अब ये जब उसको हराने के बाद में इन लोगों ने क्या किया, अब नेपोलियन की जो सत्ता थी, क्योंकि वो फ्रांस के साथ साथ यूरोप के कई देशों में शासन करता था, तो अब जैसे कि आपको पता है वो नेपोलियन तो मर गया, अब उसका जितना भी शासन था ये चारों उसको डिवाइड करना चाहते थे, लेना चाहते थे। तो इसके लिए ये चारों देश के जो प्रतिनिधि थे वो एक जगह पे जहाँ पे मिले उसको बोलते हैं वियना। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इसकी एक ट्रीटी भी आएगी, वो भी हम लोग देखेंगे। तो जो वियना नाम की जगह थी वहाँ पे ये लोग आपस में इन लोगों ने मीटिंग की, वियना, टू ड्रॉ अप अ स्टेटमेंट फॉर यूरोप। यूरोप कैसा होगा, मतलब अब वो लोग किस तरीके से यूरोप की व्यवस्थाएं चलाएंगे, इसके लिए इन लोगों ने मीटिंग की वियना में। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूक मेटरनिच, इनका नाम आप याद रखिएगा, आगे चैप्टर में कई बार इनके नाम को हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे। तो इस जो वियना कांग्रेस की जो ट्रीटी हुई, इसको किसने होस्ट किया, ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, उनके द्वारा ये जो ट्रीटी ऑफ वियना थी इसको होस्ट किया गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना, और ये जो डेलीगेट्स का मतलब जो ऑस्ट्रिया, पर्शिया, ब्रिटेन, इन चारों ने मिलकर एक ट्रीटी बनाई, एक संधि पूरी बनाई आपस में मिलके, और उसमें उन्होंने क्या किया, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियन वॉर। इनका मेन उद्देश्य क्या था, बाकी सारी चीज़ें चलती रहें, लेकिन इन लोगों का ट्रीटी ऑफ वियना में आपने देखा कि मेन ऑब्जेक्ट उसका क्या था, ये देखिए मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि अनडूइंग, जितने भी चेंजेस नेपोलियन ने किए थे अपने शासन के समय उन सबको बदल देना, उन सबको हटा देना ही, ये देखिए नेपोलियन वॉर के समय, यहाँ तक इसमें लिखा हुआ है। तो नेपोलियन ने अपने शासन के दौरान जितनी भी व्यवस्थाएं चलाई थी उन सबको हटाना ही यूरोपियन पावर का मेन एम था ट्रीटी ऑफ वियना का। तो द बॉर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज रीस्टोर्ड द पावर। अब आपको पता है बॉर्बन डायनेस्टी का किंग लुइस 16 फ्रांस की क्रांति के समय में राजा था, अब उसे 1815 में दोबारा बॉर्बन डायनेस्टी का ही एक राजा जो है वो फ्रांस का राजा बनाया गया, दोबारा फिर से मोनार्की आ गई। आपने देखा बॉर्बन डायनेस्टी जो पहले थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में थी, वही पावर फिर से रीस्टोर्ड हो गई, दोबारा आ गई। एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, और फ्रांस को अपनी वो सारे क्षेत्र खोने पड़े जो नेपोलियन ने अपने शासन के समय में बहुत सी जगहों को जीता था। तो इसी के साथ अ सीरीज ऑफ स्टेट वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस, और कि राज्यों की एक सीरीज फ्रांस की सीमाओं पे बना दी गई ताकि फ्रांस अपने फ्यूचर में, फ्रांस भविष्य में कभी भी अपने क्षेत्र का विस्तार न कर सके। तो ये जो 4 कंट्रीज थी, इन्होंने चालाकी की कि ब्रिटेन फ्रांस अपने देश का विस्तार ना कर सके, इसलिए इन्होंने फ्रांस स्टेट के चारों तरफ छोटे छोटे स्टेट्स की सीरीज बना दी। तो दस द किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम वॉज सेट अप इन द नॉर्थ। अब इसी प्रकार से जो किंगडम था नीदरलैंड का उसको और बेल्जियम का उसको उत्तर में सेट कर दिया गया, मतलब नीदरलैंड और जो आपका बेल्जियम था इसे फ्रांस के उत्तर में नॉर्थ में सेटअप कर दिया गया। एंड जेनेवा वॉज एडेड टू पाइडमोंट इन द साउथ, और दक्षिण में पाइडमोंट की जगह पे जेनेवा को सेट कर दिया गया। पर्शिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर, और पर्शिया ने क्या किया, पश्चिमी जो हिस्सा था वहाँ की जो ज़मीनें थी उस पर कब्जा कर लिया, उनको अपने स्टेट में मिला लिया। तो वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, और इसी के साथ ऑस्ट्रिया को कंट्रोल दे दिया गया नॉर्दर्न इटली के ऊपर। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेटअप बाय नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच्ड। लेकिन केवल एक ही ऐसी चीज़ थी जिसे इन चारों पावर्स ने अनटच्ड किया, वो क्या थी आपकी 39 स्टेट्स का जो कॉन्फेडरेशन किया था नेपोलियन ने, उसे छोड़कर बाकी सारी चीज़ें बदल दी इन लोगों ने, पूरी व्यवस्थाएं चेंज कर दी। तो इन द ईस्ट रसिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, और क्या किया गया,
ईस्ट में, पूरब में रशिया को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया। पर्सिया वॉज गिवन अ प्रोपोर्शन ऑफ सैक्सोनी, पर्सिया का सैक्सोनी का जो हिस्सा था वो पर्सिया को दे दिया गया फ्रांस का। द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कीज। अब इन लोगों का मेन एम क्या था? दोबारा फिर से मोनार्की को लाना, राजशाही को लाना। दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। देखिए, नेपोलियन ने मोनार्की को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था, लेकिन इस वजह से ये लोग नेपोलियन के द्वारा बनाई गई व्यवस्था को ख़त्म करके दोबारा ये लोग फिर से मोनार्की को लाना चाहते थे, कंजर्वेटिव ऑर्डर यूरोप में बनाना चाहते थे। तो ऐसा इन लोगों ने किया नेपोलियन को हराने के बाद। कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। जो कंजर्वेटिव रिजाइम की स्थापना की गई 1815 में वो ऑटोक्रेटिक थी। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। ऑटोक्रेसी में आप जानते हैं एक ही व्यक्ति का शासन चलता है, मीन्स अगर मोनार्की में जो राजा है बस उसी का चलेगा। तो आपने देखा कि ये दे डिड नॉट टॉलरेंट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। अब जो राजा होता था, जो सरकार का मेन मुखिया होता था, वो किसी भी प्रकार का क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं करता था, कोई भी विरोध सहन नहीं करता था। एंड शॉर्ट टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिस्लेसी ऑफ द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। और वो सारी एक्टिविटी, जितने भी ऐसे काम जिससे राजा या सरकार के ऊपर, रनिंग गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन उठे, उन सारी चीज़ों को दबाने की, हटाने की कोशिश की जाती थी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा। तो मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, बुक्स, plays and song and reflected the ideas of liberty and freedom। ज़्यादातर उन सेंसरशिप लगा दी गई, इम्पोज कर दी गई, सेंसरशिप इम्पोज कर दी गई और ऐसे लॉ और कानून बनाए गए कि कोई भी न्यूज़पेपर में, बुक्स में, प्ले में, सॉन्ग में किसी भी प्रकार के लिबर्टी, फ्रीडम जैसे विचारों को छाप नहीं सकता था। तो आपने देखा कि किस तरीके से 1815 में फिर से फ्रांस में परिवर्तन आया। तो फ्रीडम एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रांस की क्रांति के समय जो भी परिवर्तन आए थे, अब उन सारी चीज़ों को करना मना कर दिया गया। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉनस्लेस कॉन्टिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स। अब जो क्या था कि फ्रांस की क्रांति की जो यादें थीं, अब वो ज़्यादा लंबे समय तक लिबरल्स जो थे उन्हें प्रभावित नहीं कर पा रही थीं। वन ऑफ द मेजर इशूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वॉज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। सिर्फ एक ही ऐसा मेजर इशू था जिसके द्वारा ये लिबरल नेशनलिस्ट विरोध करते थे, क्रिटिसाइज करते थे न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर का, फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस खत्म हो चुकी थी। तो ये इस वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ट्रीटी ऑफ वियना क्या थी, किसने होस्ट किया और क्या चीज़ें उसमें लाई गई। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इस चैप्टर का, इसको आप याद रखिएगा। और जो हमारा अगला पार्ट आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे द रिवॉल्यूशनरी। अब जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो सीक्रेटली, धीरे धीरे वो लोग अपने स्ट्रगल को बढ़ाते रहे, लेकिन चुपचाप, क्योंकि आपको पता है सेंसरशिप लग गई थी, खुलेआम वो विरोध कर नहीं सकते थे। तो वो सारा किस तरीके से क्रांतिकारियों ने अपने एक्शंस वो लोग लेते रहे, धीरे धीरे फ्रांस के लोगों को जागरूक करते रहे, ये हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।